हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर सेकेंड, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी कि आवृतबीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की संरचना और उसका विकास किस प्रकार होता है इसके बारे में। तो चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, उनको हम आज क्लियर करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम पुष्प के नाम से जानते हैं। इस पुष्प में एक चक्र पाया जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं पुंकेसर। ये पुंकेसर जो है वो वास्तव में शो करता है किसको, नर जननांग भाग को, यानी कि पुष्प के अंदर जो नर जननांग भाग है उसको रिप्रेजेंट करने वाला चक्र किस नाम से जानते हैं हम उसको, पुंकेसर से। अगर हम एक पुंकेसर की संरचना देखें तो इसमें एक तंतु पाया जाता है जिसे हम फिलामेंट कह सकते हैं या इसको हम कहते हैं ऊत तंतु, और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम कहते हैं एंथर, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं परागकोश। यानी कि पुंकेसर के अंदर तंतु पाया जाता है, फिलामेंट पाया जाता है और साथ में क्या पाया जाता है, एंथर यानी कि परागकोश। अब ये जो परागकोश है आप डायग्राम में देख सकते हैं 1 और 2। इस परागकोश में आपको कितनी लोब्स दिखाई देती हैं, कितनी पालियाँ दिखाई देती हैं, तो इसमें पालियों की संख्या होती है 2। एक देख सकते हैं आप ये पाली और दूसरी ये वाली पाली। तो एक परागकोश के अंदर पालियों की संख्या हमने कितनी बताई, 2 होती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि परागकोश जो होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं, द्विपालित। द्विपालित कहने से हमारा मतलब क्या है, इसमें पालियों की संख्या कितनी होती है, 2। अब अगर हम हर पाली की बात करें तो हर पाली के अंदर आपको कितने चैम्बर दिखाई देंगे, 2। तो हर पाली के अंदर चैम्बर्स की जो संख्या होती है या प्रकोष्ठ जिसे हम कह सकते हैं उनकी संख्या कितनी पाई जाती है, 2। तो 2 प्रकोष्ठ इस पाली के अंदर और 2 प्रकोष्ठ ही इस पाली के अंदर। तो परागकोश के अंदर जो टोटल चैम्बर्स होते हैं या जिसको हम प्रकोष्ठ कहते हैं उनकी संख्या कितनी पाई जाती है, 2 + 2, यानी कि टोटल कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं इसके अंदर, 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक एंथर के अंदर कितनी लोब्स होती हैं, कितनी पालियाँ होती हैं, 2, और हर पाली के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 2। इन चैम्बर को हम थीका भी बोलते हैं। तो टोटल थीका की जो संख्या है वो कितनी पाई जाती है, 2 + 2 4, यानी 4 थीका या 4 जो है चैम्बर या प्रकोष्ठ जो है पाए जाते हैं। अगर हम किसी एंथर का इस तरह से टीएस लेते हैं यानी कि अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो ये हो गई इसमें 2 पालियाँ, एक पाली ये और दूसरी पाली ये। अब आप देख सकते हैं हर पाली के अंदर जो थीका या जो चैम्बर है उनकी संख्या भी कितनी पाई जाती है, 2। तो इस तरह से एक एंथर के अंदर टोटल कितने थीका पाए जाते हैं, 4 थीका, या ये कैसा होता है, चतुर्कोष्ठ। ये जो प्रकोष्ठ या जो थीका है वो वास्तव में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आप देख सकते हैं सर्कल्स बनाए गए हैं, ये सर्कल जो हैं 4 सर्कल जो आपको दिख रहे हैं वो वास्तव में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं लघु बीजाणु धानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया को। तो क्योंकि 4 थीका पाए जाते हैं इसलिए लघु बीजाणुधानियों की संख्या भी कितनी होती है, 4। इस तरह से हमने देखा कि हर एंथर के अंदर लोब्स की संख्या कितनी थी, 2। हर लोब के अंदर चैम्बर की कितनी संख्या थी, 2। तो एक एंथर के अंदर जो चैम्बर्स हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, 4। और हर चैम्बर का मतलब हर चैम्बर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वास्तव में, लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया। इस कारण से एंथर के अंदर जो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया है यानी कि लघु बीजाणुधानी है उनकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 और 4। इस तरह से हर एंथर के अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेगी हमें, 4। इनको हम बच्चों माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि लघु बीजाणुधानी क्यों कहते हैं, तो इनको लघु बीजाणुधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर किसका निर्माण किया जाता है, लघु बीजाणु का। इससे पहले का जो चैप्टर था पीढ़ी एकांतरण, हमने उसमें पढ़ा था कि पुष्प के जो जननांग भाग होते हैं उनसे 2 तरह के बीजाणु उत्पन्न किए जाते हैं। जो नर जननांग भाग होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले बीजाणु क्या कहलाते हैं, लघु बीजाणु, जबकि जो मादा जनन अंग होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले बीजाणु क्या कहलाते हैं, गुरु बीजाणु। तो ये जो लघु बीजाणुधानियाँ हमने देखी थी जो कि एंथर में पाई जाती है, इन लघु बीजाणुधानियों के द्वारा क्या उत्पन्न किए जाते हैं, लघु बीजाणु, जिनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किए जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स यानी कि लघु बीजाणु।
अब इन लघु बीजाणुओं के निर्माण से पहले जो डिवीजन होता है मातृ कोशिकाओं में, वो डिवीजन किस प्रकार का डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं, यानी कि लघु बीजाणु के निर्माण से पहले जो डिवीजन होगा वो होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण ये जो लघु बीजाणु बनती है, किस तरह की कोशिकाएं होंगी? एंड यानी कि हैप्लॉइड सेल्स, यानी कि अगुणित कोशिकाएं। क्योंकि ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, इस कारण से लघु बीजाणुओं के निर्माण के साथ ही प्लांट में कैसी पीढ़ी शुरू हो जाएगी? ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो अगुणित पीढ़ी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? युग्मकोत्भिक पीढ़ी, यानी कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तो लघु बीजाणु जो है वो कैसी कोशिकाएं हैं? अगुणित कोशिकाएं हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं। इस कारण से लघु बीजाणुओं के निर्माण के साथ ही कौन सी पीढ़ी स्टार्टअप हो जाती है? युग्मकोत्भिक पीढ़ी। तो अभी तक हमने देखा कि एंथर के अंदर लोब्स की संख्या कितनी पाई जाती है? 2। टोटल चैम्बर यानी कि थीका की संख्या कितनी होती है? 4। या हम यूँ कह सकते हैं कि किसी एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उनका कितनी संख्या पाई जाती है? उनकी संख्या भी होगी 1, 2, 3 एंड 4। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के द्वारा क्या उत्पन्न किए जाते हैं? माइक्रोस्पोर्स, यानी कि लघु बीजाणु। और ये लघु बीजाणु किस तरह की सेल्स हैं? हैप्लॉइड सेल्स, यानी कि अगुणित कोशिकाएं। और लघु बीजाणुओं के निर्माण के साथ ही प्लांट में कौन सी जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी? युग्मकोत्भिक पीढ़ी। अब ये जो लघु बीजाणुधानी हमने बताया था 1, 2, 3 एंड 4, इन लघु बीजाणुधानियों को ही हम एक और नाम से जानते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इन्हीं को हम कहते हैं परागपुट, यानी कि पॉलन सैक। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक एंथर के अंदर 4 पॉलन सैक, यानी कि 4 परागपुट पाए जाते हैं। परागपुट क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि इनके अंदर किसकी उत्पत्ति होगी? परागकण, यानी कि पॉलन ग्रेन्स की। तो लघु बीजाणुधानी हमने इनको इसलिए कहा था क्योंकि इसके द्वारा क्या उत्पन्न किए जाते हैं? लघु बीजाणु। यही लघु बीजाणु बाद में जब मैच्योर हो जाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि लघु बीजाणुओं का निर्माण कौन से विभाजन से होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और आपको पता है कि एक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितनी सेल्स बनती है? तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक सेल से कितनी कोशिकाएं बनती है? 4। तो इस तरह से मातृ कोशिकाओं से कितनी लघु बीजाणु बनेंगे? 4 लघु बीजाणु। ये लघु बीजाणु शुरुआत में आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तब तक ये क्या कहलाते हैं? लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स। धीरे धीरे जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं, ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक होना शुरू हो जाते हैं और अपने चारों तरफ किसका निर्माण कर लेते हैं? भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। तो मैच्योर होने के बाद इन्हीं लघु बीजाणुओं को हम किस नाम से जानते हैं? परागकण। तो ऐसे देखा जाए तो लघु बीजाणुओं से ही किसका निर्माण होता है? परागकणों का। इनिशियली ये किस नाम से जाने जाते हैं? लघु बीजाणु। और मैच्योर होने के बाद, आपस में अलग होने के बाद और वॉल फॉर्मेशन करने के बाद इनको हम किस नाम से जानते हैं? परागकण। तो इसी कारण से पहले शुरुआत में आपको यंग स्टेज में क्या देखने को मिलेंगे? लघु बीजाणुधानी। तब इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया था? लघु बीजाणुधानी। यानी शुरुआत में लघु बीजाणुधानियों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? लघु बीजाणु। बाद में क्या होता है कि यही लघु बीजाणु धीरे धीरे मैच्योर होकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? पॉलन ग्रेन्स का, यानी कि परागकणों का। और जब इनके अंदर परागकण बन जाते हैं तब इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम किस नाम से जानते हैं? परागपुट के नाम से। तो अब ये जो परागकण बनते हैं शुरुआत में, ये कैसी कोशिकाएं हमने बताया था? अगुणित कोशिकाएं हैं। इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? लघु बीजाणुओं के द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। अब इन परागकणों के अंदर कुछ समसूत्री विभाजन होते हैं। अब इनमें समसूत्री विभाजन होने के बाद ये किसका निर्माण कर लेते हैं? मेल गैमेटोफाइट का। यानी कि इनमें जो समसूत्री विभाजन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? परागकणों का अंकुरण। तो परागकण जो है वो अंकुरित होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? मेल गैमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोत्भिद का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब अब तक हमने ये देखा कि मेल गैमेटोफाइट जो है उसका फॉर्मेशन किससे होगा? तो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है किससे? परागकणों के अंदर समसूत्री विभाजन होने से। तो जो परागकण है वो वास्तव में इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट होते हैं। इन्हीं के अंदर जब विभाजन होंगे, कैसे विभाजन? समसूत्री विभाजन। तो
परागकणों के द्वारा किसका निर्माण होता है? मेल गैमेटोफाइट जनरेशन का, यानी कि नर युग्मकोत्पित पीढ़ी का। और ये परागकण जो है वो स्वयं किससे बनते हैं? लघु बीजाणुओं से। और लघु बीजाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? लघु बीजाणु धानी में। और ये जो लघु बीजाणु धानी है वो कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर मिलती है? परागकोश में, यानी कि जो पुंकेसर है, पुंकेसर के परागकोश में क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु धानी। तो इसी कारण से हम पुंकेसर को किस नाम से जानते हैं? लघु बीजाणु पर्ण। क्यों कहते हैं इनको लघु बीजाणु पर्ण? क्योंकि इसके अंदर लघु बीजाणु धानियां लगती है। इस कारण से पुंकेसर को जो है हम किस नाम से जानते हैं? लघु बीजाणु पर्ण के नाम से। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने देखा कि जो नर युग्मकोत्पित पीढ़ी है वो कहाँ बनेगी? नर जननांग भाग जो है, यानी कि पुंकेसर है, वहाँ पर जो है मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन के लिए जो लघु बीजाणु है उनका निर्माण होता है। लघु बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? लघु बीजाणु धानी में।